गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे संविधान एक जीवंत दस्तावेज रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स। तो इस विषय में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि संविधान जो स्थिर और गतिहीन है, भले ही वो कितना भी अच्छा एवं परिपूर्ण क्यों ना हो, व्यर्थ और बेकार समझा जाएगा। कि कोई संविधान यदि स्थिर है और गतिहीन है तो हम उसे, वो भले कितना भी अच्छा हो, पर हम उसे व्यर्थ और अर्थहीन ही, बेकार ही समझेंगे। उसकी उम्र चाहे जो कुछ हो, हम उसे एक वृद्ध संविधान कहेंगे, यानी कि बूढ़ा संविधान, एक ऐसा संविधान जो मौत के निकट पहुंच रहा है। जिंदा संविधान हम उसे कहेंगे जो विकासमान है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके, जिसमें गतिशीलता हो और जो आवश्यकता अनुसार सुगमता से बदल सके। आगे हम पढ़ेंगे किसी भी अच्छे संविधान में जीवंतता होना अनिवार्य है, ताकि उसमें बदलते समय के अनुरूप अपने में बदलाव लाया जा सके। यदि वह जीवंत होगा तो हम उसमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव ला सकेंगे। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। लागू होने के समय से यह अपने आप में बदलाव लाता रहा है। जब से यह लागू हुआ, जब से इसमें संशोधन हो रहे हैं, यानी कि बदलाव हो रहे हैं। भारतीय संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। संशोधन के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता से का सम्मिश्रण है। इसमें लचीलापन भी है और कठोरपन भी है। यह समय समय पर लचीलेपन के कारण परिवर्तित कर दिया जाता है, पर कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। आगे हम पढ़ेंगे संविधान जड़ता बनाम गतिशीलता, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैग्नेशन वर्सेस डायनामिक्स। इसमें यह दिया है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या संविधान विशेष रूप से लिखित संविधान जड़ होते हैं, अथवा क्या उनमें निरंतर परिवर्तन होते रहना वांछनीय होता है। तो इस विषय में बीवी तायल का मत है कि संविधान का विकास 3 तरीके से हो सकता है। परंपराओं द्वारा हो सकता है, न्यायिक व्याख्या द्वारा और अनंत संविधान संशोधन द्वारा। परंपराएं और प्रथाएं निश्चय ही राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती है। जो परंपराएं और प्रथाएं होती है वो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती हैं। और ब्रिटेन में तो यदि परंपराएं, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन संस्थाएं परंपराओं के बिना चल ही नहीं सकती हैं। संविधान को प्राय 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कठोर तथा नमनीय। कठोर संविधान उसे कहते हैं जहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया से भिन्न होती है। इसके विपरीत नमनीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया एक जैसी होती है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति किंचित विशिष्ट है। भारतीय संविधान कठोरता तथा नमनीयता का अभूतपूर्व मिश्रण प्रस्तुत करता है। आगे हम देखेंगे चित्र सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा है कि संविधान और कानून में परिवर्तनकारी सामर्थ्य होती है, भले ही इसका पालन कम हो या सामाजिक चेतना में परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। आगे तपल विजवाल ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया और कहा कि भारतीय संविधान किस सीमा तक परिवर्तनवादी एजेंडा में सफल रहा। इसका उत्तर 2 परिप्रेक्ष्य में दिया जा सकता है। आधुनिक उदारवादी मॉडल के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि व्यक्तियों ने पिछले 7 दशकों में स्वयं को उन्हीं पहचानों में अंतर्निहित कर लिया है जिन्हें धराशायी करने में हम आधुनिक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इसका परिप्रेक्ष्य लगता है कि संविधान में निहित सामाजिक परिवर्तनवाद असफल रहा। और दूसरी ओर अगर हम उदारवादी समुदायों के परिप्रेक्ष्य को देखें तो सामुदायिक अधिकारी विभिन्न समुदायों को लोकतांत्रिक ढांचे में ले आए और जाति का लोकतंत्रीकरण व धर्म का व्यवस्थीकरण हो गया। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारत का संविधान एक विलक्षण संविधान है, अथवा हम कह सकते हैं कि हमने वे सभी संविधान समस्त देशों से जो भी हमें जो भी इसमें समस्त राष्ट्रों के उपयोगी प्रावधानों को आत्मसात किया, यानी कि जो भी संविधान हमें जिस देश से अच्छे लगे हमने उस देश से अपने भारतीय संविधान में आत्मसात किया, यानी कि इंक्लूड किया। आगे हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो हम पहले ये देखेंगे जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक तो आंतरिक स्रोत और एक बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत वो होता है जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो अधिनियम अनुच्छेद भारत में शासन के लिए लाए गए थे। जब ब्रिटिश शासन काल था तो उसमें से जो हमने जो
भारत शासन अधिनियम था, उसमें से हमने सबसे बड़ा स्रोत ये है हमारे संविधान का, क्योंकि हमने इसमें से जो 1935 भारत अधिनियम संविधान था, इसमें सबसे ज़्यादा संविधान हमने अपने भारतीय संविधान में आत्मसात किए हैं। और जो बाकी बाहरी स्रोत है, विभिन्न देशों के संविधान से जो अधिनियम शामिल किए गए, हमने जो विभिन्न देशों से जो हमारे भारतीय संविधान में जो शामिल किए अधिनियम, वो यहाँ पे हम पहला संविधान देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 251, जिसमें क्या दिया है, जिसमें संघीय विधि और राज्य की विधि के मध्य विरोध होने की स्थिति का वर्णन किया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, इसका स्रोत है भारत शासन अधिनियम की धारा 107 का हूबहू रूपांतरण है ये। आगे हम देखेंगे और हमने कौन कौन से संविधान भारत शासन से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम से। दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 256, जिसमें क्या बताया है, जिसमें राज्यों की कार्यपालिकीय दायित्व का निर्वाह इस प्रकार से करने की बात कही गई है जिसमें संघीय विधि के क्रियान्वयन में कोई अवरोध न पैदा हो। तो ये हमने सन 1935 के अधिनियम, वही भारत शासन अधिनियम, उसकी यह काय से मिलता जुलता है, धारा 126 से पूर्णतः मिलता जुलता है, यानी कि पूर्णतः रूपांतरण है। रूपांतरण मतलब वही का वही हमने ले लिया है भारत शासन अधिनियम से। और हमने लिया है संविधान का अनुच्छेद 352 और 356, जिनका संबंध आपातकालीन उपलब्धों से है। यह भी हमने कहाँ से लिया है, सन 1935 के अधिनियम की धारा 103 पर आधारित है। आगे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार भी सन 1935 के अधिनियम से ही लिया है। जो भी हम ये अधिनियम पढ़ रहे हैं, ये सब हमने 1935 से लिए हैं हमने। और दूसरा अधिनियम अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण की पद्धति भी हमने 1935 के अधिनियम से ली है। और हमने सन 1935 से अधिनियम से हमने आपातकालीन शक्तियाँ जो गवर्नर जनरल को दी गई हैं, वो भी हमने इसी से ली हैं। जबकि संविधान में ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। संविधान द्वारा कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था सन 1935 के अधिनियम के आधार पर ली गई है। और भी हमने बहुत सी अधिनियम भारत शासन से लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे अन्य देशों के संविधान, जो हमने ये बाहरी स्रोत हैं, तो ये हमने किन किन देशों से लिए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधान के अच्छे तत्वों को भारतीय संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया। जो भी संविधान निर्माता थे, जो भी समितियां थी जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने जो विभिन्न देशों से संविधान अपने देश में आत्मसात किए हैं। जो हमारे संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, श्री BN राव, इन्होंने अन्य देशों की यात्रा की और जो राजनीतिक संस्थाओं में जो भी कार्यकरण था उसको सूक्ष्मता से उसका अवलोकन किया और उसमें जो भी अच्छे गुण वाले भारतीय जो भी संविधान थे उसको सब में भारतीय संविधान में स्थान देने का प्रयास किया। इसलिए कभी कभी भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान से हमने कौन कौन सी संविधान लिए हैं। तो हमने इससे लिए संसदीय प्रणाली, विधि नियमांत्री प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की प्रणाली, ये सब हमने ब्रिटिश संविधान से लिए हैं। और अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या भारतीय संविधान में आत्मसात किया है। प्रस्तावना में वर्णित आदर्श और मौलिक अधिकार तथा न्यायिक परीक्षण की व्यवस्था, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब हमने आयरलैंड का संविधान से लिया है नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का गठन और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन। आगे हम देखेंगे कनाडा का संविधान। इसमें से हमने लिया है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, संघ और अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा कुछ विधेयकों को संघ की स्वीकृति हेतु रखने की प्रक्रिया। 5वां पॉइंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसमें से हमने कौन कौन से संविधान लिए हैं। शक्तियों की सूची में समवर्ती सूची की व्यवस्था। हाँ, लास्ट में बीमर गणराज्य जर्मनी का संविधान है। ये आपातकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं ही इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि विश्व के इतिहास में इस समय में निर्मित संविधान में कुछ ज़्यादा नया भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो अनेक देशों से जो संविधान लिए हैं तो इसका तथ्य है कि
भारतीय संविधान की विषय वस्तु अनेक स्रोतों से ग्रहित है मतलब अनेक स्रोतों से इसको हमने ग्रहण किया है। तो ये तथ्य कोई गलत नहीं है। तो संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य का इंकार भी नहीं किया और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के इतिहास में इस समय में निर्मित संविधान में कुछ ज़्यादा नया हो भी नहीं सकता। सभी संविधान अपने मुख्य प्रावधानों में एक जैसे होते हैं। मात्र एक ही चीज़ नहीं हो सकती है कि दोषों का निराकरण करते हुए नया संविधान अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। किसी भी देश का संविधान उस देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। जो आवश्यकता उस देश के वासियों के लिए जो आवश्यक होती है उसी के अनुरूप उसका संविधान होता है। संविधान के बारे में नेहरू जी ने कहा है कि यदि कोई भी संविधान जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह खोखला है और संबंधित समाज को पीछे ले जा रहा है। यदि वो जनमानस यानी कि जनता के भले के लिए नहीं है या उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह खोखला है यानी कि व्यर्थ है और वह संबंधित समाज को पीछे ले जा रहा है। पहली विशेषता हम पढ़ेंगे जन संप्रभुता पर आधारित संविधान। हमारा जो संविधान है वो जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है। यहाँ पहले हम संप्रभुता का अर्थ समझेंगे। संप्रभुता वह शक्ति होती है जो हमारे देश के पास जो भी हमारे देश में कानून बनते हैं, अधिकार बनते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं वो हम हमारी स्वयं के देश की इच्छा से लेते हैं। कोई भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। यानी कि हम किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र हैं, आंतरिक शक्ति से भी और बाहरी शक्ति से भी। कोई भी देश हम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता है कि हमें हमारे देश में कौन से संविधान रखने हैं, कौन से संविधान नहीं रखने हैं। तो हमारे पास संप्रभुता की शक्ति, हम अपने स्वेच्छा से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे और जन संप्रभुता पर आधारित संविधान का अर्थ हुआ कि जो हमारा अंतिम स्रोत है, भारतीय सत्ता का जो अंतिम स्रोत है वो हम जनता को ही मानते हैं। यानी कि अंतिम सत्ता जनता के हाथों में है। भारत का शासन स्वयं जनता द्वारा और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ही होता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है, क्योंकि कुछ देशों के संविधान लिखित नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हैं, बोल दिए गए हैं, यानी कि उनको चलन में लाया गया है, प्रचलन में। और व्यापक भी है, यानी कि बहुत बड़ा संविधान है बाकी देशों से। अतः हम ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा संविधान है। पर हम कुछ संविधानों को जानेंगे। पहले भारत में जो वर्तमान में संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। बल्कि जो अमेरिका में संविधान है उसमें 7 ही अनुच्छेद हैं। कनाडा में जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और जो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। जो हमारा संविधान है वो लिखित और व्यापक संविधान है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। तो पहले इसमें क्या दिया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि वही जो अभी मैंने ऊपर समझाया, हमारा संविधान जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और दूसरा पॉइंट है समाजवादी। तो जो हमारा संविधान है वो समाजवादी है, यानी कि सभी धर्मों के लिए समान है और इसमें सभी धर्म समान होते हैं। और धर्मनिरपेक्ष, ये पहले हमारे जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, पर ये जो 42वां संशोधन किया गया है हमारे संविधान में उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है। आगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य। जो हमारा संविधान है मतलब लोकतांत्रिक है, जो इसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है और जो भारत का शासन स्वयं जनता द्वारा एवं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ही होता है। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक। और गणराज्य मैंने अभी शुरू में भी बताया था। गणराज्य वह होता है जो वंशानुगत, 2 प्रकार के वो होते हैं, एक गणराज्य और एक वंशानुगत। वंशानुगत जो होते हैं जैसे कि ब्रिटेन में जो वंश के आधार पर जब पीढ़ी बदलती जाती है तो वो राष्ट्रपति चुनते जाते हैं। पर गणराज्य में क्या होता है कि जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके द्वारा जो सांसदीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके ही द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो ये वंशानुगत नहीं होता है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे संसदीय सांसद प्रणाली।
तो इसमें हम ये देखेंगे दो प्रकार के वो होते हैं, एक तो कार्यपालिका और एक मंत्रिमंडल। तो जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका नाम मात्र का ही अधिकारी होता है, उसका मतलब कोई ऐसा वो अपने अधिकार हर किसी पे जता नहीं सकती, वो सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होती है। और जो उसकी समझ शक्ति होती है वो वास्तविक वो मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है, जिसका वो नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनके प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। हाँ, 5वां पॉइंट है हमारा एकात्मक लक्षणों वाली संघात्मक व्यवस्था। जो हमारा भारत का संविधान है, एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है। यद्यपि इसमें तमाम एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, पर ये एक संघीय व्यवस्था का भी स्थापना करता है। इसमें बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें ऐसा पता चलता है कि ये एकात्मक लक्षण वाली व्यवस्था है। सैद्धांतिक रूप से भारत का संविधान उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक संघात्मक सरकार के लिए आवश्यक माने जाते हैं। वे सभी शर्तों को पूरा करता है हमारा संविधान जो एक संघात्मक सरकार के लिए आवश्यक माने जाते हैं। जैसे संविधान का लिखित और कठोर होना, और संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का स्पष्ट वितरण होना, और सर्वोच्च न्यायपालिका आदि। परंतु इसी के सामान्यतर भारतीय संविधान में तमाम एकात्मक लक्षण भी हैं, जैसे इकहरी नागरिकता होना, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होना, राज्यों का पृथक से संविधान न होना, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व न होना आदि। ये सब एकात्मक लक्षण हैं संविधान के। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त आपातकाल की स्थिति में जब केंद्र राज्यों के तमाम अधिकारों में केंद्र होती है वो राज्यों के तमाम अधिकारों में कटौती कर सकती है अगर कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति पड़ जाती है। तो कुछ स्थितियों में सामान्य अवस्था में भी संघ राज्यों के अधिकार में कटौती कर सकती है। सामान्य स्थिति में भी राज्य केंद्र राज्यों के अधिकारों में कटौती कर सकती है। इस प्रकार की कटौती के स्रोत हैं अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356। अब हम छठा पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्याय परीक्षण की व्यवस्था। जो हमारी पालिका है वो स्वतंत्र है एकदम। भारतीय संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना तो करता ही है, इसके द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि उसका पुनरीक्षण भी कर सकते हैं और पुनर्विलोकन भी कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी प्राप्त है। वह केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद में मध्यस्थ का काम करता है। आगे हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत का जो संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, जो राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है तथा नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन प्रचार प्रसार किसी को किसी भी चीज़ का पालन प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई किसी भी धर्म के समूह की रुचि में अपने अनुसार स्थापित किए गए नाम से उसमें मतलब कुछ भी स्थापित कर सकता है अपनी रुचि से किसी भी धर्म के लिए, और उससे संपत्ति अर्जित करके उनके प्रबंध का अधिकार भी कर सकता है। धार्मिक समूह को अपनी रुचि के अनुसार संस्थाएं स्थापित करने और उनके नाम पर संपत्ति अर्जित करके तथा उनके प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द सम्मिलित नहीं था। संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मैंने पहले भी बताया था कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो मूल संविधान में नहीं था। इसे हम जब 42वां संशोधन हुआ था तभी हमने हमारे संविधान में जोड़ लिया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। आगे हम कल पढ़ेंगे भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। धन्यवाद।